आई लव माई इंडिया, माई भारत, माई इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुसलमानों का पर्सनल लॉ कैसे बना? समान नागरिक संहिता इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो स्वागत है आपका। अमेरिका की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को देश भर में लागू करने की पुरजोर वकालत करनी शुरू कर दी, और ये शुरुआत थी राजस्थान से। विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी और तब से देश भर में ये एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन गया। यूसीसी को लाने के लिए बीजेपी एक देश एक कानून का नारा दे रही है, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर गहरी चिंता में है और समुदाय के अंदर यूसीसी के विरोध में माहौल तैयार किया जा रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि लोग अपनी राय लॉ कमीशन विधि आयोग को जल्द से जल्द भेजें। जून के मध्य में 22वें विधि आयोग ने लोगों से यूसीसी पर एक महीने के अंदर राय मांगी थी और ये डेट अब एक्सटेंड हो गई है। कमीशन अपनी रिपोर्ट इस महीने के मध्य में जारी कर सकता है, जिसमें लोगों की राय के आधार पर यूसीसी लागू करने या न करने की सलाह दी जाएगी। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने कहा था कि समान नागरिक संहिता गैर जरूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का लंबा इतिहास रहा है। यूसीसी का विरोध कई समुदाय कर रहे हैं, जिनमें मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। उसे आशंका है कि समुदाय के शरिया पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ सालों से विवाद में है, लेकिन मुसलमान धर्म गुरुओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में लोगों के अंदर गलतफहमियां हैं, जानकारी की कमी के कारण है। और भारत में इस्लाम सातवीं शताब्दी में आया और इसके मानने वालों ने कुरान और हदीस, पैगंबर मोहम्मद की बातें और प्रथाएं में निर्धारित इस्लामी कानून का पालन किया। भारत में मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर निर्भर करता था, जबकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों में इस्लामी कानून सिद्धांत का सहारा लिया। डबल स्टैंडर्ड की बात हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक विशिष्ट कानूनी प्रणाली का रूप है और ये उभर करके सामने आया। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 13वीं से 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत रही। मतलब 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो चुकी थी, जयचंद लोगों की वजह से। बहुत सारे जयचंद थे हमारे देश में, आज भी हैं। वो वोट तो चाहिए हिंदुओं का, मुस्लिम की सपोर्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत ने इस्लामी कानून से प्रभावित प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर न्याय करने के लिए काजी इस्लामी जज नियुक्त किए जाने लगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ का विकास जारी रहा, जो इस्लामी न्यायविदों और विद्वानों की व्याख्याओं से लिया गया, जैसा कि हनीफ स्कूल ऑफ लॉ, जो भारत में मुख्य रूप से देखा गया है ना। तो बताते हैं क्या क्या विशेषज्ञों की राय है। डॉक्टर ताहिर महमूद इस्लामिक कानून और भारतीय फैमिली कानूनों के जाने माने जानकार हैं। उन्होंने भारतीय कानून और संविधान पर कई किताबें भी लिखी हैं। उनमें से 2 की मदद से अदालतें कई फैसले सुना भी चुकी है। भारत का मुस्लिम कानून और भारत और विदेशों में मुस्लिम कानून अंतर है। वे कहते हैं मुस्लिम लॉ हर मुस्लिम दौर में संहिताबद्ध कॉडिफाइड रहा है। उनका कहना था कि ये गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के ज़माने में शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्लामी अदालतें हुआ करती थीं। मुग़लों के ज़माने में ज़्यादा हुआ करती थी। औरंगज़ेब ने फतवाए आलमगीरी लिखवाई, जो इस्लामिक कानून पर आधारित थी, लेकिन आज ज्ञानवापी के मामले में उस आलमगीरी को कोई मान नहीं रहा है। मतलब इनकी मर्जी होती है तो उसी को मान लेते हैं, इनकी मर्जी नहीं होती है तो नहीं मानते। औरंगज़ेब के दौर में एक कमीशन का गठन करके इस कानून को लाया गया था। ये सरकारी तौर पर नहीं बनाई गई थी। डॉक्टर महमूद कहते हैं मुग़लों के ज़माने में
सिविल मामलों की अदालतें की हैसियत से उनके अपेलेट कोर्ट की होती थी। मतलब उनके ज़माने में भी अदालतों की वरीयता दी जाती थी। आज के सुप्रीम कोर्ट जैसी हैसियत बादशाह खुद होते थे। मतलब बादशाह ने कह दिया कि ज्ञानवापी मंदिर को तोड़वा दो तो तोड़वा दो। मुस्लिम ने अपनी मस्जिद बनवा दी, अब चिल्ला रहे हैं। मुस्लिम लॉ हर मुस्लिम दौर से संहिताबद्ध कॉडिफाइड रहा है। ये गियासुद्दीन बलबन के ज़माने से शुरू हुआ था। ये कहना है इतिहासकारों का, मुस्लिम राइटर्स का। 1526 से मुग़लों का दौर शुरू हुआ। मुग़ल साम्राज्य का मुस्लिम पर्सनल लॉ के विकास में अच्छा खासा योगदान रहा। अकबर ने तो दीन इलाही के नाम से एक अलग मज़हब की शुरुआत भी कर डाली, जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करना था। मतलब अब समझ लीजिए, कानून के माहिर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा इन दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ और समान नागरिक संहिता पर यूट्यूब पर एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के इतिहास पर गहराई से रोशनी डाली है। वो कहते हैं कि मुस्लिम शासकों ने शरिया कानून को सख्ती से लागू नहीं किया और हिंदुओं को उनके धर्म के हिसाब से बने रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं। अपने एक वीडियो में वो कहते हैं कि चाहे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक या मुग़ल काल हो 1526 से अंग्रेज़ों के ज़माने तक, इन्होंने हिंदू लॉ में दखल नहीं दिया। यानी जो हिंदुओं के पर्सनल मसले थे उनमें उन्हें धार्मिक आज़ादी दे दी। तो ये तो बहुत ही झूठी। पंचायतों के फैसलों पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। रीति रिवाज पर आधारित कानूनों को तरजीह दी जाती थी और इस्लामी कानून को उन पर थोपा नहीं जाता था। इस टाइप की चीज़ें लोग कह रहे हैं। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा का ये कहना है कि औरंगज़ेब ने 40 के करीब इस्लामी विशेषज्ञों को बुलाकर फतवाए आलमगीरी का कानून किताब को लिखवाया था, जो शाही फरमान से अलग था। उनका दावा ये था कि मुग़लों ने शरिया को असली शक्ल में कभी लागू नहीं किया। अब बात करते हैं 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में कानूनी व्यवस्था में महत्वपूर्ण चेंजेज आए। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा के मुताबिक जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने ये माना कि हिंदुस्तान में धार्मिक कानून है। वो कहते हैं कि पर्सनल लॉ का विकास अब अंग्रेज़ कर रहे थे। किसी मामले में अगर दोनों पक्ष मुसलमान हैं तो मुस्लिम कानून से फैसला होगा, अगर दोनों पक्ष हिंदू हैं तो हिंदू शास्त्रों पर आधारित कानून से फैसला होगा। वो कहते थे कि 18वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेज़ों ने तय किया कि वो खुद ही तय करेंगे कि ये मामले उन्हें पंडितों और उलेमा की ज़रूरत के हिसाब से या ज़रूरत की है या नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं के धार्मिक पुस्तकों के अनुवाद का प्रोजेक्ट शुरू किया। या समझिए, जो कानून बनेगा वह इन किताबों के आधार पर बनेगा। मतलब आधार वो किताबें होंगी। अंग्रेज़ों ने जब फैसले हनफी मत से कानूनी किताब अल हिदाया पर आधारित करके सुनाना शुरू कर दिया। ये किताब अरबी में थी, जिसका पहले फ़ारसी और उसके बाद अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हुआ। कैसे बना मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट? प्रोफेसर मुस्तफ़ा कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये अनुवाद एक सियासी प्रोजेक्ट था, जिसमें बहुत सी गलतियाँ थीं। अंग्रेज़ अदालतों ने चार्ल्स हैमिल्टन की अल हिदाया के हिसाब से फैसले सुनाना शुरू किए। वो अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान आकर वकालत करना चाहते थे, उनके लिए किताब अनिवार्य कर दी गई। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ आज है वो इस्लामिक लॉ नहीं है। वो कानून इस गलत अनुवाद वाले अल हिदाया पर आधारित है। डॉक्टर ताहिर महमूद के मुताबिक जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने समझा कि सभी समुदाय के लोगों में रीति रिवाज एक जैसा है, लेकिन ऐसा तो था नहीं। उन्होंने फैसले स्थानीय कस्टम के हिसाब से देना शुरू कर दिए। डॉक्टर महमूद कहते हैं कि 1873 के मद्रास सिविल कोड एक्ट और 1876 के अवध लॉज एक्ट में लिखा गया कि मजहबी का मतलब होता है पर्टिकुलर धर्म कानून पर स्थानीय परंपराओं को तरजीह दी जानी चाहिए।
इसमें महिलाएं पीड़ित हुईं क्योंकि स्थानीय प्रथाओं में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। जायदाद में महिलाओं को कोई शेयर नहीं मिलता था। हालांकि मुसलमानों में औरतों को जायदाद में आधा हिस्सा मिलने का रिवाज था। ये कदम हिंदू कानून के मुताबिक था, लेकिन शरिया के बिल्कुल विपरीत। डॉक्टर ताहिर महमूद कहते हैं, इसको ख़त्म कराने के लिए उलेमा ने एक अभियान छेड़ा। उसके नतीजे 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बना। मतलब ये हुआ कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम से संचालित होता है। यह अधिनियम मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रख रखाव के मामलों में इस्लामी कानून को लागू करने को मान्यता देता है। लेकिन ये कानून 1935 में मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सरहद, अब जो खैबर पख्तूनख्वा बन गया है, में लाया गया था। डॉक्टर ताहिर महमूद कहते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सरहद में एक कानून बना जिसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1935 था। उस कानून का सब कुछ उठाकर केंद्र में लाया गया और 1937 वाला एक्ट लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 20वीं शताब्दी में 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद 1950 में भारत का संविधान अपनाया गया, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म का पालन और प्रचार प्रसार करने का अधिकार आज़ादी दी गई। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 1937 वाले अधिनियम में कोई कानून कोडिफाइड नहीं है। इसको सरल शब्दों में बताते हुए डॉक्टर ताहिर महमूद कहते हैं कि 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट में सिर्फ लिखा है कि दोनों पक्ष मुसलमान हों तो शरीयत के हिसाब से फैसला हो, और ये एक्ट छोटे से 2 सेक्शंस पर आधारित है। पर्सनल लॉ कोडिफाइड नहीं माना जाएगा। शरीयत का कानून क्या है वो नहीं लिखा है। उसमें कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं, जैसे शादी, तलाक, जायदाद, विरासत से जुड़े मामले, और या दोनों पक्ष मुसलमान हों तो फैसला शरीयत के हिसाब से होगा। दोनों पक्ष जिस मत के होंगे उसी मत के हिसाब से फैसला दिया जाएगा। जय हिंद। पिक्चर में कुछ छोटी छोटी खबरों का समावेश है। महबूबा मुफ्ती पूर्व CM ऑफ जम्मू कश्मीर बौखला गई हैं और वो कह रही हैं कि हम भारत से मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं। इसका मतलब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती का अपना विचार है। वो क्या करना चाहती हैं? पहले तो ये कहना चाहती है कि हम अकेले रहेंगे, फिर वो बाद में पाकिस्तान में मिल जाएंगे। ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर क्या होना चाहिए? ऐसे कुछ देशद्रोही हमारे देश में, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। ये है हमारे भारत की कानूनी व्यवस्था। ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं होता, इसलिए ये लोग फ्री स्पीच ऑफ फ्रीडम के नाम पर कुछ भी बोलते रहते हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की ट्रंप ने क्यों कराई थी हत्या? आपको मालूम ही होगा, जनरल कासिम सुलेमानी को ट्रंप ने मरवा दिया था। एक ऐसी वजह जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक जैसा बनाती है। ये कुछ लोगों का कहना है। क्या फालतू का बकवास करते हैं लोग। ईरान और श्रीलंका के बीच मजबूत रिश्ते दोनों देशों के हित में हैं, ये सब जानते हैं। जितने भी सामरिक रिश्ते होते हैं उनमें इंटरनेशनल लेवल के जो रिश्ते होते हैं इकोनॉमी को लेकर के या फिर और भी चीज़ों को लेकर के, वो सब ज़रूरी होते हैं। और आपको बता दें, खस्ता हाल पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई है। कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। आपको याद तो होगा ही कि एक पाकिस्तानी कलाकार ने इंडिया की ट्रेन पर भरे हुए ऊपर बैठे अंदर बैठे लोगों का एक कार्टून बनाया था और एक चाइना का बनाया था। तो आज मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप एक और बना दें। वैसे मेरी संवेदनाएं हैं कि जो लोग मर गए, रेस्ट एंड पीस। जय हिंद, जय भारत। IRGC को मिले नए हथियार। आप जानते हैं IRGC किस देश से बिलोंग करती है? IRGC ईरान से बिलोंग करती है। आक्रामक क्षमता बढ़ गई है IRGC की, और ये आक्रामक क्षमता कई गुना बढ़ी है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की वापसी के पक्ष में आए कश्मीरी, बहुत सारे कश्मीरी धारा 370 की वापसी के पक्ष में आ गए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, पहले उनकी चल रही थी, राजनीतिक रोटियां सेक रही थी और 90% उन्होंने हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया, पंडितों को भगा दिया। अब वो फिर वही करना चाहते हैं। अब वो कश्मीर का हिस्सा भारत जैसा ही, भारत के किसी मतलब छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वैसे होने लगा है। तो कुछ लोगों को ये संपन्नता, ये विकास गले नहीं उतर रहा। भारत
अगर हम देखें, मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी नोकझोंक हुई, तनावपूर्ण हो गया मानसून सत्र। लेकिन किसी ने भी, है ना, केरल में जो बोला गया कि हिंदुओं को काट करके कहाँ पर लटका देंगे, मंदिर के सामने, इसके लिए किसी ने बात नहीं की होगी। मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार नहीं कर रही है प्रयास, विपक्ष बहुत बड़े बड़े प्रयास करता रहता है। उसके फ़ायदे की जो बातें होती हैं वो सब करते रहते हैं। किसी ने भी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नहीं बोला हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ज्ञानवापी शब्द संस्कृत शब्द है। और फिर जब ऐसे पूछा जाता है तो उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि अकबर के ज़माने में हिंदू मुस्लिम एक थे, हिंदू मुस्लिम एक हो ही नहीं सकते, गाय को काटने वाले और गाय को खाने वाले एक जैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। चीनी विदेश मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्री गायब हो चुके हैं। अगर हम ईरान की प्रगति की का राज देखें, खोजें, तो ईरान की असल ताकत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। जनरल सलामी के बयान ने दुश्मनों के खेमों में मचाई खलबली। नई दिल्ली के उपनगरीय इलाकों में दंगों के बाद मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। उपनगरीय इलाकों में मस्जिदें इसलिए बंद कर दी गई कि आए दिन दंगे होते रहते हैं और केजरीवाल जी तो दंगों के साथ हैं। कल एक आप नेता का नाम आ चुका है, हरियाणा जो दंगे हुए हैं, राइट्स हुए उसमें। और आपको बताएं, पुतिन ने लिया बहुत बड़ा फैसला, नाटो की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी एक बेस पर ड्रोन से हमला कर दिया है। आपको बताएं, जनरल कासिम सुलेमानी की ट्रंप ने हत्या करवा दी थी, इसी का विवाद हो गया है। अब बढ़ने लगी नाइजर पर हमले की आशंका। कौन हमला कर सकता है, या तो फ्रांस या अमेरिका। इस समय इराक और कुवैत के बीच सीमा विवाद ने सिर क्यों उठाया, क्योंकि आप जानते ही हो अमेरिका का काम है दो देशों को आपस में लड़वाना, जहां पर उसका अपना खुद का काम नहीं बन रहा है। IRGC को नए हथियार मिल गए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि जब सिर से पानी ऊपर निकल गया है कुछ नेगेटिव चीज़ों का, तो पद छोड़ना ही उनके लिए बेहतर होगा। पद छोड़ने की बताई कई बड़ी वजह, इससे पहले भी 2 जज दे चुके हैं त्यागपत्र। अब ये कुछ जज ऐसे भी होते हैं कि 65,000 किलोमीटर का समुद्री सफ़र तय करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन की वरिष्ठ नेता ने की सराहना। क्या है? ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह हिल उजमा सैयद अली खामेनेई ने इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन के कमांडरों, कर्मचारियों और उनके परिवारों से मुलाकात में कहा कि आप लोगों ने गौरवपूर्ण कार्य किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन के कमांडरों, कर्मचारियों और उनके परिवारों से रविवार की सुबह ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने मुलाकात की। और आपको बताएं, इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने इस मुलाकात में कहा कि दुनिया का चक्कर लगाने का महान मिशन आप लोगों ने पूरा किया है, जो ईरानी नेविगेशन के इतिहास में अभूतपूर्व है। यह मिशन सेना और IRGC के अतीत के बलिदानों का परिणाम है। आयतुल्लाह हिल उजमा सैयद अली खामेनेई ने इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन के कमांडरों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि क्रांति के आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं से लेकर आज तक दी गई कुर्बानियों के परिणाम स्वरूप आज की सफलताओं के लिए भूमि प्रशस्त हुई है। इस्लामी क्रांति के नेता का कहना था कि सेना और IRGC के समुद्र में बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद ये फल मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि आज़ाद समुद्री क्षेत्रों पर सभी का अधिकार है। ऐसा नहीं अमेरिका, चाइना और जो लोग यह दावा करते हैं
कि हम कुछ जहाज़ों को नहीं गुजरने देंगे, वह सब गलत साबित हो चुका है। गौरतलब है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन ने हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से गुजरते हुए 65,000 किलोमीटर का समुद्री सफ़र तय किया और पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। यह स्क्वाड्रन दुनिया का चक्कर लगाने के बाद 20 मई को स्वदेश वापस लौटा है, जिसका ईरानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों और नौसेना के युद्धपोतों ने सलामी देकर स्वागत किया। ईरानी स्क्वाड्रन के 20 सितंबर 2022 को दुनिया भर का चक्कर लगाने के लिए यात्रा शुरुआत की थी। जय हिंद, जय भारत। रेवाड़ी न्यूज़। बावल में दुकानों में तोड़फोड़ के खिलाफ एक पंचायत की गई है और पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इस की खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। बावल कस्बे में मंगलवार रात को 2 दुकानों में तोड़फोड़ की घटना से गुस्साए शहरवासियों ने कटाला बाजार में पंचायत की और इसकी अध्यक्षता बावल 84 के प्रधान चौधरी सुमेर सिंह जलदार द्वारा की गई। पंचायत का आह्वान नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह एडवोकेट ने किया। बैठक में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पंचायत में बाल भवन में संचालित गौशाला की ज़मीन खाली कराने की भी आवाज़ उठी। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि आसपास के गांव के कुछ युवक जानबूझकर शहर का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। बावल में शांति है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से शांति भंग हो सकती है। ऐसे में पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बावल थाना प्रभारी ने कहा कि 2 दिन के अंदर आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा और घटना स्थल के आसपास से CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस अवसर पर रामकिशन महलावत और राजेंद्र चौधरी अधिवक्ता, लालाराम जलदार, हीरा रस्तोगी, ईश्वर चन्नेजा, अर्जुन चौकान, उप प्रधान नगर पालिका, ईश्वर सिंह महलावत, होशियार नंबरदार, ताराचंद थानेदार, रमेश पार्षद, शीशराम चौकन, दलजीत नरूला, देवेंद्र अरनेजा, हुकुम गुज्जर, सूबे सिंह पार्षद, दीपक रोहिल्ला एडवोकेट, अमर सिंह सैनी, अमी चंद तुलसीदास, सुभाष चौधरी, बुल्लू फौजी, गुल्लू फोटोग्राफर, प्रिंस वर्मा, भारत महलावत एडवोकेट व अमित महलावत सहित अन्य मौजूद रहे। जय हिंद, जय भारत।